जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये चैप्टर जैसे हम बोल रहे थे कि आपको क्लास 11 में भी यू विल बी टॉट दिस इन डेप्थ, बट इन क्लास 10 आपको थोड़ा सा एक झलक दिखाया जाता है ताकि आप पहले से थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाए क्लास 11 के लिए। जब आप कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट करेंगे, जब आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आपका रहेगा, उसमें इस चीज को आप लोग डेप्थ में समझेंगे। आज हम लोग जो ये चैप्टर को करेंगे वो हम लोग एज पर दी आईसीएसई सिलेबस जो स्कोप है 2024 एग्जामिनेशन का, उसी हिसाब से हम लोग चल रहेंगे। जो आपका जो टेक्स्ट बुक में जो आपका दिया हुआ है, राइट, कमर्शियल एप्लीकेशन सीबी गुप्ता का जो बुक में है, उसी के हिसाब से स्कोप को फॉलो करेंगे। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये चैप्टर का हमारा नाम है। इस नाम में बहुत सारे अलग अलग टर्म्स यूज किए गए हैं और उसमें से एक टर्म है अकाउंटिंग। ठीक, अब अकाउंटिंग एक बहुत ही बड़ा अपने आप में एक सब्जेक्ट है, एक अपने आप में एक प्रोफेशन है। तो उसे हम तुम लोगों का लेवल में जितना तुम लोगों को अभी समझना चाहिए, उस लेवल में उसको हम नटशेल में ब्रीफ करके कंसाइज फॉर्म में आपको समझाएंगे। देखिए, किसी भी, अच्छा यहां से शुरू करते हैं। वी ऑल नो दैट एक ह्यूमन बीइंग, अगर एक इंसान का हम लोग एक एक्टिविटी लें तो वी ऑल नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज विच आर बीइंग परफॉर्म बाय अ ह्यूमन बीइंग। टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, वन which is called economic and which is called non economic। ये हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, है ना, क्लास 9 में इकोनॉमिक्स बुक में, कॉमर्स में भी पढ़े हम लोग। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, सिंपल शब्दों में समझा जाए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो एक इंसान परफॉर्म करता है टू फुलफिल हिज और हर फिजिकल, शारीरिक जरूरतों को पूरा करने। रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छा खाना, अच्छा घूमना, अच्छा रहना, अच्छा फिरना, अच्छा घूमना, अच्छा गाड़ी में घूमना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा पढ़ाई करना, अच्छा स्कूल में जाना, ये सब आपके कहीं ना कहीं आपके शारीरिक नीड्स को पूरा करता है। और ऐसा बोल सकते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होता है जो हम लोग करते हैं, सिंपल शब्दों में अगर बोले तो पैसा कमाने के लिए। अल्टीमेटली हम पैसा नहीं खाते हैं, हम पैसा नहीं ओढ़ते हैं, हम पैसा में नहीं घूमते, हम गाड़ी में घूमते हैं जो पैसा से आता है, हम खाना खाते हैं, अनाज खाते हैं, दाल चावल खाते हैं जो पैसा से आता है, हम घर में रहते हैं जो पैसा से आता है, हम गद्दे में सोते हैं जो गद्दा जो मैट्रेस पैसा से आता है। तो इन सब चीजों के लिए हमको पैसा चाहिए, इसलिए हम भी चीज बोल दे रहे हैं कि अल्टीमेटली हम जो काम कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, अपना लिविंग जीने के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वो काम जो हम लोग अपना शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं, जैसे चर्च में, मंदिर में जाके प्रार्थना करना, गरीबों को सेवा करना, प्यार, नफरत, गुस्सा, जेलसी, ये सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो इन सब इमोशनल नीड्स को पूरा करता है। अब अगर एक जगह कई सारे लोग इकट्ठा हो जाएं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स अगर एक जगह आ जाते हैं और एक ही काम करते हैं, एक ही उद्देश्य से आकर के मिल करके काम करते हैं, तो उसी को अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने कहा था उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो किसी भी अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में देखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह का एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। आज अगर हम जॉर्ज एकेडमी के एग्जांपल लें, जॉर्ज एकेडमी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। सो जॉर्ज एकेडमी में भी एवरी डे बहुत सारे एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं। जॉर्ज एकेडमी में बहुत सारे एवरीडे परफॉर्म हो रहे हैं एक्टिविटीज भैया। और जब आप जॉर्ज एकेडमी का भी एक्टिविटीज को देखोगे ना, तो आप जॉर्ज एकेडमी के एक्टिविटीज को दो पार्ट में सेग्रीगेट कर पाओगे, एक इकोनॉमिक और दूसरा नॉन इकोनॉमिक। क्लियर? एग्जाम्पल, हम जो तुमको यहां पे खड़ा होकर के पढ़ा रहे हैं, जॉर्ज एकेडमी में ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है। जॉर्ज एकेडमी का एक टीचर आपको पढ़ा रहा है। क्यों पढ़ा रहा है?
इसका वन ऑफ द इंटेंशन है कि हमको आपसे उसका रिटर्न मिलेगा, हमको आपसे फीस मिलेगा। सो मैं यहाँ पे जो खड़ा होकर के आपको पढ़ा रहा हूँ, आप इसको मेरा जॉर्ज एकेडमी का इकोनॉमिक एक्टिविटी बोल सकते हैं, राइट। टीचर पढ़ा रहा है, कोई अला के फीस पेमेंट कर रहा है, करेक्ट। जॉर्ज एकेडमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है, एट द सेम टाइम जॉर्ज एकेडमी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि बच्चा लेट से आया, उसको डांटे। कोई बच्चा एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो हताश हो गया, तो उसको हम थोड़ा सा इंकरेज कर रहे हैं, उसको काउंसलिंग कर रहे हैं, बट उसके लिए मैं उससे कोई तरह का मॉनेटरी बेनिफिट नहीं ले रहा हूं। तो जॉर्ज एकेडमी में इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी दोनों परफॉर्म हो रहे हैं। तुम्हारे घर में भी अगर तुम देखो, तुम्हारा घर में भी इकोनॉमिक वो एक्टिविटीज जो सीधा संबंध पैसा कमाने से, राइट, घर का फाइनेंशियल आर्थिक सिचुएशन को सुधारने के लिए किया जा रहा है, और एक एक्टिविटी जो घर में परफॉर्म होता है जिसमें प्यार मोहब्बत इन्वॉल्व होता है, नफरत गुस्सा इमोशनल होता है। तुम अगर घर में भी तुम देखोगे तो तुम्हारा मम्मी घर का हर इकोनॉमिक एक्टिविटी का हिसाब रखती है। तुमको स्कूल में फीस दिया, ट्यूशन फीस दिया, तुमको पेट्रोल का भाड़ा दिया, तुमको पॉकेट मनी दिया, इन सब का मम्मी का हिसाब रखती है। रखती है कि नहीं रखती है? क्योंकि ये इसका सीधा का सीधा संबंध आपके घर का फाइनेंशियल पोजीशन से है। तो मम्मी इन सारे एक्टिविटीज का क्या रखती है? हिसाब रखती है। उसी तरह घर, जैसे घर में हो रहा है, उसी तरह तुम जॉर्ज एकेडमी में आ जाओ। अब जॉर्ज एकेडमी में बहुत सारे एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना बच्चा, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का सीधा संबंध जॉर्ज एकेडमी का फाइनेंशियल पोजीशन से है। जॉर्ज एकेडमी का फाइनेंशियल आर्थिक हालात, जो मेरा फाइनेंशियल स्टेटस है, जो मेरा फाइनेंशियल पोजीशन है, राइट, वो डायरेक्टली कौन डिटरमाइन करता है? जॉर्ज एकेडमी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है। जॉर्ज एकेडमी में जितने ज्यादा स्टूडेंट्स आएंगे, जितने ज्यादा फीस कलेक्ट होंगे, मेरा उतना अच्छा होगा, मेरा उतना अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा? सुधरेगा। सो देयरफॉर बिजनेस में जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं, इसी को हम लोग बिजनेस के तौर पे, अगर कॉमर्स में, इन सब को हम लोग ट्रांजैक्शन के नाम से जानते हैं। और कौन सा ट्रांजैक्शन के नाम से जानते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक, इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स टर्म्स हम लोग इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पर बोल रहे हैं, बट अगर कमर्शियल लैंग्वेज में बात करें तो ये सब वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। सो बिजनेस में बहुत सारे लेन देन चल रहा है। अब ये जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रहे हैं बच्चा, इन सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हमें एक ट्रैक रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है? ट्रैक। ट्रैक समझ रहे हो ना? मतलब उस पर नजर रखना पड़ता है। आज जॉर्ज एकेडमी में जितना स्टूडेंट है उसके हिसाब रखेंगे कि नहीं रखेंगे? कौन बच्चा कितना फीस दिया नहीं दिया उसका हिसाब रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे कि नहीं रखेंगे? एकदम रखेंगे। जॉर्ज एकेडमी में इस महीना का हमने जगह का रेंट दिया, बिजली का बिल पेमेंट किया, टीचर को सैलरीज दिया, इनका सबका हिसाब रखेंगे कि नहीं रखेंगे? इसका रिकॉर्ड रखेंगे कि नहीं रखेंगे? इसका ट्रैक रिकॉर्ड रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो हम जब ये करते हैं, जब हम अपने बिजनेस का सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एक प्रॉपर ट्रैकिंग रखते हैं या एक प्रॉपर उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो ये ही क्या है? यही क्या है? यही है अकाउंटिंग। सिंपल शब्द में बता रहे हैं। और क्यों रखते हैं हम लोग रिकॉर्ड्स? क्यों हमें जरूरत है कि इन सारे बिजनेस में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज हो रहा है, उनका हिसाब क्यों रखना है? सिंपल। इसका जवाब देने के लिए तुम्हारे पास जवाब है। इसका क्वेश्चन का जवाब तुम्हारे स्कूल से दे रहे हैं, तुम्हारे लाइफ से दे रहे हैं। तुम लोग स्कूल में जो भी एग्जाम देते हो, उन सारा एग्जाम्स का, यूनिट टेस्ट का, पीरियोडिक टेस्ट बोलो, यूनिट टेस्ट बोलो, हाफ ईयरली, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सबका मार्क्स का रिकॉर्ड आपका टीचर रखते हैं कि नहीं रखते हैं? रखते हैं कि नहीं रखते हैं? क्यों रखते हैं? ताकि साल के एंड में ये डिटरमाइन किया जा सके कि तुम अगले क्लास में प्रमोट होगे कि नहीं होगे। तुम्हारा परफॉर्मेंस मेजर करके ये डिटरमाइन किया जा सके कि तुम पास हुआ कि फेल हुआ। उसी तरह बिजनेस में भी जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, बिजनेस में भी जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रहे हैं, उनका हिसाब इसलिए रखा जाता है मेरे बच्चों, ताकि ये पता चल सके साल के अंत में कि बिजनेस फेल हुआ कि पास हुआ, मतलब लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ। सिंपल। सो यही जो पूरा प्रोसेस है, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है,
और इस प्रोसेस में हम लोग अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उन्हें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम वहां से एक कंक्लूजन पे, एक रिजल्ट पे हम आ सके। हिसाब, अगर अकाउंटिंग को हम बोले कि एक भाषा में, एक शब्द में एक्सप्लेन कर दो, तो अकाउंटिंग का मतलब हुआ बच्चा हिसाब। किस चीज का हिसाब? बिजनेस में जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, जिससे आप पैसा में मेजर कर सकते हैं, हर वो ट्रांजैक्शन, हर वो लेन देन जिसको आप पैसा में वैल्यू कर सकते हैं, उन सब का हिसाब रखना ताकि हम लोग उससे एक फाइनेंशियल रिजल्ट पे पहुंच सके। ये सारे प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल शब्द ने बताया। सो सिंपल शब्द में आपका घर में आपका मम्मी अकाउंटिंग कर रही है, भीख मांगने वाला भिखारी भी अकाउंटिंग कर रहा है, रास्ता में फुटपाथ में सब्जी और फल फ्रूट बेचने वाला भी अकाउंटिंग कर रहा है, पुचका बेचने वाला भी अकाउंटिंग कर रहा है। मतलब सिंपल है कि अकाउंटिंग करने के लिए आपको बहुत हाई फाई डिग्री की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक सा चीज है। ये नॉर्मल है। हर इंसान जो दिमागी रूप से नॉर्मल है और जिसको प्लस और माइनस ये दो चीज आता है, वो हिसाब रख सकता है। और आप भी अपना बचपन में हिसाब रखे हैं। आपको जब आपके मम्मी पापा आपको पॉकेट मनी देते हैं तो आपको अपना पॉकेट मनी का हिसाब मम्मी पापा को देना पड़ता है, करेक्ट? तो वो भी आप क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग ही मेंटेन कर रहे हैं। वो भी एक तरीका का अकाउंटिंग है, बस स्मॉल लेवल पे। सो दैट इज अकाउंटिंग। अगर आप डेफिनेशन में जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम ऐसा सा टर्म वहां पे यूज किया गया है, इसलिए इसको बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाना चाह रहे थे कि अकाउंटिंग और कुछ नहीं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी फाइनेंशियल मतलब विच इन्वॉल्व्स मनी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे, उनका एक सिस्टमैटिक तरीका से, प्रॉपर सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीका से उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना और उस रिकॉर्ड से एक अल्टीमेट रिजल्ट पे, कॉन्सिक्वेंस में जाना। क्लियर है? समझ में आया? टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, दैट इज व्हाट इज अकाउंटिंग द एंटायर प्रोसेस। नाउ कमिंग बैक टू द नेम ऑफ द चैप्टर, अकाउंटिंग का मतलब समझ गए? जनरली एक्सेप्टेड। जनरली का मतलब होता है आमतौर पे, यूजुअली एक्सेप्टेड, कबूला जो जाता है, जो आमतौर पे, जो यूजुअली, जो हर जगह एक्सेप्टेड है। क्या एक्सेप्टेड है? अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स। याद रखिए, मैंने कहा अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, और जब भी आप कोई चीज प्रोसेस करते हैं, राइट, तो उसका एक सिद्धांत होता है, एक प्रिंसिपल होता है। आप जब स्विमिंग पूल में उतरते हैं ना, जब आप स्विमिंग सीखते हैं, स्विमिंग क्लास, तो स्विमिंग पूल में उतरने का पहले आपको कम से कम 10 सेकंड, 20 सेकंड का, 1 मिनट का तो आपका ट्रेनर आपको एक इंस्ट्रक्शन देगा। पहला बार आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताएगा, आपको कुछ सिद्धांत बताएगा, आपको फ्लोटिंग का प्रिंसिपल्स बताएगा कि कैसे बॉडी को लाइट रख करके नाक कहां रखना है, सांस कैसे लेना है, और फिर अपने बॉडी को कैसे फ्लोट करवाना है पानी पे। आप जब साइकिल चलाना पहला बार बैठे होंगे, आपके पापा जब आपका कोई आपको जब साइकिल चलाना सिखाया होगा, तो साइकिल में बैठने का पहले आपको कुछ प्रिंसिपल बताया गया होगा। देखो बेटा, इसको बैलेंस कैसे करना है, देखो बेटा ये ब्रेक है, ये घंटी है, कैसे ब्रेक मारना है, जब टर्निंग लोगे तो राइट हैंड दिखाना है कि लेफ्ट हैंड दिखाना है, समझ आ रहा है? तो कुछ प्रिंसिपल्स बताया गया। स्विमिंग तुम चाहे इंडिया में करो स्विमिंग पूल में, चाहे तुम अमेरिका का स्विमिंग पूल में जाके स्विमिंग करो, क्या स्विमिंग करने का प्रिंसिपल, सिद्धांत अलग अलग होगा? हाँ, अलग अलग होगा? नहीं हो सकता। तुम यहां पे साइकिल चलाओ, चाहे तुम पाकिस्तान, चाइना, नेपाल में जाके साइकिल चलाओ, साइकिल में बैठ के साइकिल चलाने का जो रूल्स है या प्रिंसिपल है, क्या वो प्रिंसिपल, बैलेंस करने का प्रिंसिपल क्या अलग अलग होगा? नहीं होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्विमिंग करने का प्रिंसिपल जो इंडिया में एक्सेप्टेड है, वही अमेरिका में भी एक्सेप्टेड है, वही लंदन में भी, इंग्लैंड में एक्सेप्टेड है, वही जर्मनी में एक्सेप्टेड है। दुनिया में कहीं पर भी पानी में जाकर स्विमिंग करो तो हर जगह वही प्रिंसिपल, इसलिए वो बन गया जनरली एक्सेप्टेड स्विमिंग प्रिंसिपल। क्या बन गया? स्विमिंग प्रिंसिपल हो गया।
So wherever you do swimming, you need to follow these instructions, you need to follow these principles. Similarly, wherever you do accounting, तुम हिसाब कहीं पर भी रखो, तुम हिसाब इंडिया में रखो, तुम हिसाब अमेरिका में रखो, तुम हिसाब जाके पाकिस्तान में रखो, किसी भी देश का, दुनिया का किसी भी कोना में जाके जब तुम हिसाब रखोगे तो उन हिसाब को मेंटेन करने के लिए, अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आपको कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और वो प्रिंसिपल्स सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि वो प्रिंसिपल्स पृथ्वी की, दुनिया के किसी भी कोना में अगर आप जाओगे तो वो प्रिंसिपल आपको हर जगह वो क्या होगा, वही प्रिंसिपल आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसलिए वो प्रिंसिपल्स का नाम क्या पड़ गया, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो पहले तो हमें अकाउंटिंग का मतलब समझना था, इसलिए मैंने आपको पहले अकाउंटिंग का मतलब समझाया कि बच्चा पहले आप अकाउंटिंग का मतलब समझ लीजिए कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो अकाउंटिंग का मतलब सीधा तौर पे हिसाब रखो, बिजनेस में जो भी पैसा से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसका हिसाब रखना ही अकाउंटिंग है। और जब हम लोग ये हिसाब रखते हैं तो हिसाब रखते हुए हमें कुछ प्रिंसिपल्स को क्या करना है, फॉलो करना है। और ये प्रिंसिपल्स आमतौर पे जनरली सब जगह क्या है, एक्सेप्टेड है। तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर दोस प्रिंसिपल्स, बिकॉज दोस प्रिंसिपल्स आर, देयर लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स, बट हम लोग सिर्फ आपका जो स्कोप में लिखा हुआ है उसी स्कोप से हम लोग जाएंगे और हम लोग प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। आपके स्कोप के अनुसार वी हैव बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, so these are the certain concepts or principles that you need to keep in mind. Business entity concept, money measurement, money measurement concept, matching concept, मैचिंग कॉन्सेप्ट, उसके बाद मैचिंग कॉन्सेप्ट के बाद आपका है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, और डुअलिटी ना, डुअलिटी कॉन्सेप्ट, समझ में आ रहा है, डुअलिटी कॉन्सेप्ट, बस यही है, मैचिंग हो गया, डुअलिटी हो गया। 5 कॉन्सेप्ट्स आपके स्कोप के हिसाब से, और हम लोग यही 5 कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ेंगे। मतलब ये वो 5 कॉन्सेप्ट्स है जहां पे, मतलब इसका मतलब ये होता है कि अब कहीं पर भी जाकर के अकाउंटिंग करिए, ये 5 चीज को आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? वेरी सिंपल, सो इजी। देखिए ये है जॉर्ज एकेडमी, ये है जॉर्ज एकेडमी बिजनेस सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल सेंटर, और ये है जॉर्ज एकेडमी का ओनर, ठीक। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें यह बताता है, यह सिखाता है कि जब हम अकाउंट्स करने बैठते हैं, जब हम हिसाब रखने बैठते हैं, तो हमें बिजनेस को और उसके ओनर को अलग अलग डील करना चाहिए। मतलब हम लोग जो हिसाब रखते हैं, हम लोग जो अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, वो अकाउंट बिजनेस का मेंटेन करते हैं, ना कि ओनर का करते हैं। मतलब हम लोग बिजनेस को एक सेपरेट एंटिटी मानते हैं। एंटिटी का मतलब क्या होता है? एक अलग बॉडी, एक अलग पहचान, एक अलग एग्जिस्टेंस। So therefore, George Academy is a separate entity. George Academy has a separate identity apart from the owner of George Academy. So George Osta जो ओनर है और जो जॉर्ज एकेडमी है, ये दो अलग अलग आइडेंटिटी है, ये दो अलग अलग एंटिटी है, ये दो अलग अलग बॉडी है। आप जब हिसाब रखते हैं, आप जब अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो आप जॉर्ज एकेडमी का हिसाब मेंटेन करते हैं, ना कि जॉर्ज ऑस्टा का। यानी कि आपको जॉर्ज सर के बारे नहीं सोचना है, आपको जॉर्ज सर का ट्रांजैक्शंस नहीं, आपको जॉर्ज एकेडमी का ट्रांजैक्शंस और उसका लेन देन का हिसाब रखना है। क्लियर? दैट इज व्हाट बिजनेस है। अगर आपने इस दोनों को खिचड़ी कर दिया तो सब चीज गड़बड़ हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। सो यू हैव टू, यू कैन नॉट मिक्स इट,
यू हैव टू वेरी वेरी अलर्ट दैट मैं सिर्फ इसके ही तरफ से सोचूंगा, इसके तरफ से नहीं. दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. अकाउंटिंग में प्यार, मोहब्बत, नफरत, जेलेसी, ईर्ष्या, इमोशंस का हिसाब अकाउंटिंग में नहीं रखा जाता. अकाउंटिंग में, अकाउंट्स में हम लोग इमोशंस का हिसाब नहीं रखते हैं. क्यों नहीं रखते इमोशंस का हिसाब? क्योंकि इमोशंस की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती. अगर मैं आपको अभी डांटूंगा तो मैं उस डांट का हिसाब नहीं रख सकता, क्योंकि उस डांट का, स्कोल्डिंग का कोई वैल्यू नहीं है. लेकिन अगर आप हमको फीस दीजिएगा तो मैं उस फीस का हिसाब जरूर रखूंगा, क्योंकि वो फीस का एक मॉनेटरी वैल्यू है. सो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि बिजनेस में हम हर वो ट्रांजैक्शंस का या हर वो एक्टिविटीज का, आई रिपीट माई सेल्फ, बिजनेस में हो रहे हर वो एक्टिविटीज का हम हिसाब रखेंगे जिसे हम पैसा में तोल सकते हैं, जिसे हम पैसा में मेजर कर सकते हैं. वो एक्टिविटी जिसे पैसा में नहीं मेजर किया जा सकता, उसका अकाउंट्स में कोई जगह नहीं है, उसको कोई रिकॉर्ड मेंटेन हम लोग नहीं करेंगे. That is money measurement concept teaches us. Matching concept. Matching concept teaches a very simple thing. देखो क्या है, हमको पता है कि जब हम बिजनेस करते हैं तो हम क्यों करते हैं? हम रेवेन्यू कमाने के लिए करते हैं. अभी जॉर्ज एकेडमी का अगर हम बात करें, हम अपना ही एग्जांपल देकर समझा रहे हैं. अगर हम जॉर्ज एकेडमी का बात करें बच्चों, तो जॉर्ज एकेडमी का जो रेवेन्यू है वो कहां से आता है? फीस, स्टूडेंट से मिलता हुआ फीस. और ये जो मेरा फीस है, इस फीस को कमाने के लिए हमको कुछ करना पड़ता है, एक्सपेंस. मैचिंग कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि 1 रुपया कमाने के लिए भी, फॉर एवरी 1 rupee, टू अर्न इवन 1 rupee, यू हैव टू इनकर सर्टेन कॉस्ट. मैं जो यहां पे आके आपको पढ़ाता हूं, मेरे को यहां पे आके खड़ा होके पढ़ाने के लिए भी कुछ कॉस्ट्स इनकर करने पड़ते हैं. जैसे कि मेरे को इस जगह का मान लो रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है. करेक्ट? समझ में आ रहा है? हम जिस पेन से लिखते हैं, मान लो मार्कर से अगर लिखते हैं तो उसमें इंक लगता है, वही तो मेरा कॉस्ट है. घर से यहां पे आते बाइक में तो मेरा पेट्रोल का तो कॉस्ट है. तो मेरे को यहां पे आके खड़ा होने के लिए और आपको पढ़ाने के लिए, यहां पे आके खड़ा होके आपको पढ़ाने के लिए हमको कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, तब जाकर के हम आपसे फीस लेते हैं. सो देयरफॉर मैचिंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल चीज सिखाता है कि देख बेटा, हर बिजनेस में हर 1 रुपया जो हम लोग रेवेन्यू के तौर पे कमाते हैं, उसे कमाने के लिए उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंस भी होगा. ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने जो आमदनी की है, उस आमदनी को कमाने के लिए आपने किसी भी तरह को कॉस्ट इनकर नहीं किया, ऐसा कभी नहीं हो सकता. समझ में आ रहा है? सो फॉर एवरी रूपी टू बी अर्नड, 1 रुपया भी अगर हम लोग बिजनेस में कमाते हैं तो उस 1 रुपया को भी कमाने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर हुआ. इट्स अ मैचिंग. सो द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस will always be there. If there is a revenue, there has to be expense. हाँ, that is a different thing. कि 1 रुपया कमाने के लिए आपने 50 पैसा खर्चा किया. That's a different thing. I am not saying it equal amount होगा. Equal amount होगा तो फायदा नहीं है. समझ में आ रहा है? Getting my point? 50 पैसा हो सकता है, 40 पैसा हो सकता है, 60 पैसा हो सकता है, तो लॉस हो गया. करेक्ट? सो देयरफॉर मैचिंग प्रिंसिपल हमें यह सिखाता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि हर रेवेन्यू जो कमाया गया है उसका कॉरेस्पॉन्डिंग, उसका एक पार्टनर होगा, उसका एक एक्सपेंस पार्टनर होगा. वैल्यू क्या हुआ अलग है, बट एक्सपेंस होगा. सो रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, रेवेन्यू हैज अ मैचिंग एक्सपेंस, रेवेन्यू विल ऑलवेज हैव अ मैचिंग एक्सपेंस. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट. गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें यह सिखाता है कि जब हम लोग बिजनेस का अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया, अगर मान लो हम जॉर्ज एकेडमी का अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं,
तो जब आप जॉर्ज एकेडमी का अकाउंट्स मेंटेन करेंगे ना, तो आपको यही सोच करके जॉर्ज एकेडमी का अकाउंट्स बनाना है कि जॉर्ज एकेडमी एक गोइंग कंसर्न है। इसका मतलब कि जॉर्ज एकेडमी कभी भी बंद होने वाला नहीं है, वो इंफिनिटी तक चलेगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक। रियलिटी में क्या होगा वो छोड़ दो। रियलिटी में तुमको पता है कि जॉर्ज एकेडमी 6 महीने का बाद बंद हो जाएगा, जॉर्ज एकेडमी दूसरा जगह शिफ्ट कर रहा है। तुमको पता है कि जिस बिजनेस का मैं हिसाब रख रहा हूं, ये 2 महीने बाद बंद होने वाला है, ये 4 महीने बाद बंद होने वाला है, 1 साल बाद बंद होने वाला है। रियलिटी में क्या होने वाला है आप ये मत सोचो, आप अकाउंटिंग का प्रिंसिपल फॉलो करो। अकाउंटिंग का प्रिंसिपल ये सिखाता है कि जिस भी बिजनेस का अकाउंट मेंटेन करो, यही सोचो कि वो कभी भी बंद नहीं होने वाला है, वो हमेशा चलेगा फॉर एन इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, इन्फिनिटी तक चलने वाला है। ये सोच कर अकाउंट्स बना रहा है। क्या बोले हम? ये सोच कर अकाउंट्स बनाना है। एंड द लास्ट, डुअलिटी कंसेप्ट। डुअलिटी कंसेप्ट हमें क्या सिखाता है? डुअलिटी कम्स फ्रॉम द वर्ड डुअल। डुअल का मतलब होता है दो, ठीक है। डुअलिटी कॉन्सेप्ट हमें क्या सिखाता है? डुअलिटी कॉन्सेप्ट हमें यह सिखाता है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जिसे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, हर ट्रांजैक्शन का 2 पहलू होता है। हर ट्रांजैक्शन का 2 पहलू। अब क्या इसका मतलब समझाता है, देखिए, समझिए। हम लोग ने कहा कि हम लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनका, ठीक है। ठीक बच्चा, ट्रांजैक्शन का अगर हिंदी शब्द देखोगे ना, हाँ, तो हिंदी में इसका मतलब होता है लेन देन। हो गया। लेन का मतलब होता है टेक और देन का मतलब होता है गिव। इसका मतलब एक चीज है, जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होगा तो बिजनेस कुछ लेगा और बिजनेस कुछ देगा। एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव अ गिव एंड टेक। एग्जाम्पल, बिजनेस ने एक फर्नीचर खरीदा। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल हम जॉर्ज एकेडमी की तरफ से बता रहे हैं। अभी जॉर्ज एकेडमी स्टूडेंट से क्या लेता है? फीस, टेक। हो गया। और हम लोग देते क्या है? सर्विस। ये हो गया गिव। तो लेन देन हो रहा है कि नहीं हमारे बीच में? जॉर्ज एकेडमी देता क्या है? सैलरी अपने स्टाफ्स को। लेता क्या अपना स्टाफ से? सर्विस, काम करता है। जॉर्ज एकेडमी इस जगह का इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करता है। समझ में आ रहा है? सो टेक, हम लोग क्या लिए? सर्विस लिए। मिला क्या? बिजली विभाग से हमको सर्विस मिला, बिजली मिला, इलेक्ट्रिसिटी मिला, और हम दिए क्या? दिए उसको पैसा दिए। चलो एक और देते हैं। मान लो तुम अपना एक मोबाइल फोन खरीदा, तुमने अपने लिए एक मोबाइल, ये अपना निजी जिंदगी में भी तुम अप्लाई कर सकते हो। बॉट मोबाइल ₹500। अगर हम टेक गिव में देखें तो जब आपने मोबाइल खरीदा, गिव एंड टेक, तो आपने क्या दिया? कैश। और आपको मिला क्या? मोबाइल फोन। अब अगर तुम बोलोगे सर हम तो मोबाइल खरीदे लेकिन उधार में खरीदे, पैसा नहीं दिए, तो इन दैट केस आपको मिला क्या? मोबाइल। आपने दिया क्या? कुछ नहीं दिया ना, आपने दिया प्रॉमिस। किस चीज का प्रॉमिस? पैसा देने का प्रॉमिस। और आपको दुकानदार को 10 दिन बाद, 15 दिन बाद पैसा देना है। सो अगर आप बिजनेस में किसी भी ट्रांजैक्शन को उठा लो, हम लोग जिस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो बिजनेस में हर ट्रांजैक्शंस का 2 पहलू, जैसे एक सिक्का का 2 पहलू होता है ना, हेड एंड टेल, उसी तरह बिजनेस में हर ट्रांजैक्शन का 2 पहलू होता है। कुछ गिव होगा और कुछ टेक होगा। और ये आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि जब आप रिकॉर्ड रखो, जब आप तो आप सिर्फ मोबाइल का रिकॉर्ड नहीं रखेंगे,
आपको मोबाइल का साथ साथ आपको कैश का भी हिसाब रखना है। आप सिर्फ पैसा के हिसाब नहीं रखेंगे, आपको सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो खर्चा, उसका भी हिसाब रखना है। आपने मोबाइल खरीदा, आप सिर्फ मोबाइल का हिसाब नहीं रखेंगे कि मेरे पास मोबाइल आया, नहीं, आपको यह भी बोलना है, आपको ये भी लिखना है मोबाइल आया है और पैसा गया है। तो आपको कैश का भी हिसाब रखना पड़ा और मोबाइल का भी हिसाब रखना पड़ा। समझ में आया? ये होता है ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट। और इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे आप लोग क्लास 11 में देखेंगे, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग पूरा का पूरा अकाउंट्स को, जो ट्रांजैक्शंस को हम लोग अकाउंट्स उसका बनाते हैं, उसका अकाउंटिंग करते हैं, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं ना, जब हम लोग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो वो रिकॉर्डिंग का जो बेसिस होता है, जिस आधार में करते हैं, वो आधार यही है, वो बेसिस यही है डुअलिटी कॉन्सेप्ट का। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलते हैं। डुअल एस्पेक्ट मतलब एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट, लेन और देन, दोनों का एस्पेक्ट को हमें रिकॉर्ड रखना है। क्लियर हुआ? ये था तुम्हारा गैप।